अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर और बड़े जबरदस्त कमेंटेटर इयन स्मिथ ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे एक बड़ा बेहतरीन एनालिसिस किया है और उन्होंने वो तीन प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो तीन फेजेस आइडेंटिफाई की हैं जहां पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हारा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको समझते हैं। इसकी शॉर्ट सी समरी में आपसे शेयर कर देता हूँ। देखें, इयन स्मिथ के मुताबिक पाकिस्तान जहां पे सबसे पहली फेज जहां पाकिस्तान ने मैच लूज करना शुरू किया वो इनिंग्स के आखिरी 10 ओवर थे और उनके ख्याल में आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने तकरीबन 7 ओवर्स में, वैसे तो तकरीबन आखिरी 7 ओवर में पाकिस्तान ने 90 रन और आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने तकरीबन 100 से ज्यादा रन खाए, 115-20 रन पाकिस्तान ने खाए हैं। तो उनके ख्याल में ये जो पाकिस्तान ने वहां पर मोमेंटम जाने दिया न्यूजीलैंड के हाथ में, तो जब 320 रन बने तो 320 रन पे पाकिस्तान वैसे ही मैच में काफी पीछे रह गया था और 320 रन उन्होंने कहा कि इस विकेट पे जो थोड़ी सी स्टिकी थी बनाने बहुत मुश्किल थे और उसमें इन आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग को उन्होंने बहुत ऑर्डनरी बॉलिंग, बहुत एवरेज बॉलिंग करार दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स में इंटेंसिटी नजर नहीं आई, ना हारिस रऊफ में ना शाहीन अफरीदी में। तो इंटेंसिटी का मतलब शायद वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई यॉर्कर्स ही नहीं किए, शायद वो जो एक आप डिफरेंट किस्म की वेरिएशन ट्राई करते हैं वो नहीं किए, मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था बॉलिंग में। तो उनके ख्याल में एक तो पाकिस्तान को इस मैच में हरवाने में पाकिस्तान के 10 ओवर्स का, आखिरी 10 ओवर का बॉलिंग यूनिट बहुत बड़ा रोल था। दूसरा, उन्होंने बाबर आजम की इनिंग पे बात की। उन्होंने कहा कि जो पहले 10 ओवर थे जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो उसमें बाबर की इंटेंट थोड़ी सी रिग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान 320 चेस करने आ रहा था तो पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस ये हो सकता था कि पाकिस्तान पहले 10 ओवर में 70-75 रन करता ताकि मोमेंटम पाकिस्तान के पास शिफ्ट होता और उसके बाद पाकिस्तान अगले 15-20-25 ओवर तक उस मोमेंटम को जस्ट कंटिन्यू रखता, स्टेबलाइज करने की कोशिश करता। लेकिन पाकिस्तान बैटिंग में भी पहले 10 ओवर में जब पाकिस्तान ने 20-25 रन किए हैं तो तभी पाकिस्तान गेम में बहुत पीछे रह गया था। तो दूसरी स्टेज जहां पे पाकिस्तान ने मैच लूज किया, पाकिस्तान ने वीकनेस का मुजाहरा किया, वो ये थे। तो वो कहते हैं कि ओवरऑल मैच के ओवर नंबर 41-42 से लेके ओवर नंबर 60 तक 70%, 80% मैच न्यूजीलैंड जीत चुका था। तो लेकिन वो इसमें पाकिस्तान की एक तीसरी गलती भी कंसीडर करते हैं। उनके ख्याल में जब 10 ओवर गुजर गए थे उसके बाद बाबर आजम ने जो बैटिंग की है वो उसको ठीक ठाक बैटिंग समझते हैं। उनके ख्याल में उसके बाद बाबर आजम थोड़े से इस लिहाज से अनलकी रहे कि उनके बहुत सारे सिंगल्स मिस हुए, बहुत सारे डबल्स उनके मिस हुए और वो ये समझते हैं कि 10 ओवर के बाद की अगर बाबर आजम की बैटिंग देखी जाए तो वो ठीक थी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि उस टाइम पे उसने जो रन किए वो स्लो किए। उनके ख्याल में पहले 10 ओवर में बाबर आजम ने जो डॉट बॉल्स खेल ली थी वो उनकी इनिंग्स पे बर्डन बनी रही, लेकिन 10 ओवर के बाद उनको फखर जमान के आने से भी नुकसान पहुंचा। वो ये तीसरी गलती पाकिस्तान की कंसीडर करते हैं कि फखर जमान को पाकिस्तान ने जो वहां पे बैटिंग के लिए भेजा वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को वहां पे पार्टनरशिप लगाने का सोचना चाहिए था, ना कि केमियो खेलने का। क्योंकि जब आप 320 चेज कर रहे होते हैं तो वहां पे 25-30 रन का केमियो आपको टारगेट चेज नहीं करवा सकता, वहां पे पार्टनरशिप आपको टारगेट चेज करवा सकती है। तो अगर वहां पे सलमान अली आगा आते तो सलमान अली आगा और बाबर आजम के दरमियान वहां पे पार्टनरशिप लगती तो बाबर आजम को बेहतर सिंगल डबल मिलते, जैसे बाबर आजम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता। तो वो समझते हैं कि बाबर को वहां पे नुकसान पहुंचा, उनकी अपनी बैटिंग का मोमेंटम भी टूटा क्योंकि उनको वहां पे फखर की वजह से सिंगल्स नहीं मिल रहे थे। और अगर आगा वहां पे आते, आगा को भी अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता तो हो सकता है कि पाकिस्तान को वहां पर स्कोर ज्यादा मिलते और पाकिस्तान वहां पे न्यूजीलैंड को एक टफ टाइम देने में कामयाब होता अगर वहां पे आगा और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप कायम हो जाती। तो ये समझते हैं कि ये वो तीन चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है।